हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो बेटा आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के फंडामेंटल कंसेप्ट्स मतलब इट्स वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आपको पिछले वाले चैप्टर में न्यूक्लियस और एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस के पार्ट जो हमने क्रोमोसोम्स पढ़े थे, अगर बेटा आपको वो आता है, वो आपको समझ आ गए, तो ही आप इस चैप्टर में आगे प्रोसीड कीजिए। अगर आपको ये क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियस, इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक अच्छे से नहीं हुई है, आई आस्क यू टू स्टॉप दिस लेक्चर अभी के अभी। आप वापस जाइए और पहले अपना न्यूक्लियस वाला लेक्चर और नोट्स को रिवाइज करो, उनसे एनसीईआरटी को पढ़ो, और जब आपको वो क्लियर हो जाएगा तो आप इस चैप्टर के अंदर आगे कंटिन्यू करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि एग्जैक्टली ये चैप्टर है क्या। देखो बेटा, एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर दो वर्ड्स बोलती है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यानी ये चैप्टर को दो फंडामेंटल कंसेप्ट में बोल दिया गया है कि चैप्टर में आप सेल साइकिल को समझेंगे और सेल डिवीजन को समझेंगे। तो ये दोनों चीज़ है क्या, हम समझते हैं। क्या है ना बेटा कि अगर आप लाइफ को अगर ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी लिविंग थिंग को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो उसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है। कोई भी चीज़ अगर जिंदा है तो वो एक्चुअली अपनी लाइफ से क्या चाहती है, दो चीज़। पहली चीज़ वो चाहती है ग्रोथ, कि वो चीज़, वो ऑर्गेनिज्म, वो लाइफ फॉर्म ग्रो करे, किसी भी तरीके से ग्रो करे, दैट इज अ डिफरेंट टास्क, बट उसको ग्रोथ चाहिए, वो ग्रो करना चाहती है। और जब वो अप्रोप्रिएट लेवल पे, अप्रोप्रिएट लेवल तक पहुंच जाए ग्रो करके, तब वो रिप्रोड्यूस करे ताकि एक नेक्स्ट जनरेशन बना सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात। यानी फंडामेंटल इंस्टिंक्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू थिंग्स। वन इज ग्रोथ, एंड वंस द ग्रोथ इज डन सफिशिएंटली, कि अब जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी हो चुकी है ग्रोथ, तो अब क्या करेगा वो ऑर्गेनिज्म एक नेक्स्ट अपने बच्चे पैदा करेगा, वो एक नेक्स्ट जनरेशन के राइज के लिए प्रोसेस शुरू करेगा। कहानी क्लियर हो रही है। तो अगर आप बेटा एक सेल को देखते हैं, आप एक सेल देखते हैं और सेल की बात करते हैं, मैं सेल का लाइफ स्पैन देखता हूँ। मैं सेल का लाइफ स्पैन देखता हूँ ना, तो ये जो लाइफ स्पैन होता है ना, वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं वेरिएबल में बात करूँ बेटा, यूकैरियोटिक सेल, अगर आपसे करूं प्रोकैरियोटिक सेल, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का लाइफ स्पैन डिफरेंट वेरिएबल होगा, डेफिनेटली इन दोनों का वेरिएबल होगा। ऑल्सो अगर आप यूकैरियोटिक सेल को भी पढ़ते हैं, तो अलग अलग टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स है। तो है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल बेटा, ह्यूमन सेल हो सकता है, ये हमारे पास यीस्ट का सेल हो सकता है, ये अलग अलग सेल्स हैं। और ह्यूमन और यीस्ट दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इंडिविजुअल सेल है बेटा, इसका लाइफ स्पैन यानी कितने टाइम का वो नॉर्मल लाइफ जीता है, यानी कितने टाइम के बाद वो डिवाइड कंप्लीट कर लेता है, डिवीजन के लिए आगे चला जाता है, तो ये वेरिएबल पीरियड्स है। हम एनसीईआरटी से बात करते हैं तो एनसीईआरटी कहते हैं कि ह्यूमन अप्रोक्सीमेटली टेक्स 24, ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली टेक्स 24 आवर्स। अभी पैदा हुआ ह्यूमन का सेल, 24 घंटे में बड़ा हुआ, डिवाइड करके 24 घंटे बाद उसने नया सेल बना दिया। आप समझे। उसी तरीके से यीस्ट का सेल टेक्स अराउंड 90 मिनट्स, 1.5 घंटा। सिंपल बात क्लियर हो रही है। तो बेटा सेल का हमने लाइफ स्पैन तो देखा। अब जब लाइफ स्पैन है, सेल पैदा हुआ है, तो पूरी की पूरी लाइफ उसकी देख लेना कि समझ लीजिए आपके पास 24 घंटे का टाइम। तो बेटा इस 24 आवर्स के टाइम के अंदर आप एक ह्यूमन सेल की बात करें, 24 के आवर के टाइम के अंदर कुछ टाइम होगा जब सेल क्या करेगा, ग्रोथ शो करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। और कुछ टाइम होगा जब सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इतना तो अपने को क्लियर है, समझ आते हैं मेरी बात, कि सेल पहले कुछ टाइम ग्रोथ करेगा और कुछ टाइम करेगा डिवाइड। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और मेरी बात ध्यान से समझो। जब बेटा सेल अपने साइज में ग्रो करता है, तो ग्रोथ आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है बेटा। ग्रोथ आपको साइटोप्लाज्म भी ग्रो करते हुए दिखाई देता है। उसके साथ साथ आपको क्या ग्रो करते हुए दिखाई देता है, न्यूक्लियस। यानी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों के दोनों चीज ग्रो करेंगे। कहानी क्लियर हो गई। और जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक सफिशिएंट अमाउंट और सफिशिएंट लेवल तक ग्रो कर गए, तब आपके पास कौन सा प्रोसेस होगा, डिवीजन स्टार्ट होगी। इतना तो समझ आ रहा है। अब चलो हम एक कंसेप्ट, एक अंडरस्टैंडिंग को हम अप्रोच करते हैं। आपके पास बेटा ये वाला एक पर्टिकुलर सेल है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। अब ये सेल क्या कर रहा है, ये सेल ना बेटा डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे क्या बना रहे, दो डॉटर सेल्स बना रहे। क्या बना रहे,
डॉटर सेल। अब मुझे ना बच्चे एक बात बताओ, अब ये जो पेरेंट सेल है, ये जो पेरेंट सेल है और ये जो डॉटर सेल है, इनके अंदर जो बेसिक कंटेंट होगा, जो जिंदा रहने के लिए जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो क्या इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी? चलो मैं इस क्वेश्चन को रिफ्रेम करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर को ये पेरेंट सेल था, ओके बेटा, पेरेंट सेल को, क्योंकि हमें सेल के चैप्टर के बारे में बेसिक मालूम है, तो सेल को बेटा न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स चाहिए, कि उसको ऑर्गेनेलीज चाहिए, उसको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो समझ लो कि ये जो पेरेंट सेल था, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको दे देता है, और इसको यहाँ पे कोई और, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे देता है, इसको लाइसोसोम्स दे देता है, इसको वैक्यूल दे देता है। ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं। यानी ये पेरेंट सेल अगर करेगा डिवाइड, तो इस पेरेंट सेल के पास बेटा जितना भी चीजें होंगी, उन चीजों को इक्वली यानी जितना भी चीज होगी उसको अपने दोनों डॉटर सेल्स के बीच में बांटना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? यानी अगर समझ लो कि किसी एक घर के अंदर बंटवारा हो रहा है, कैसे, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। कैसा है कि हमारे पास एक फैमिली है, फैमिली में 2 लड़के, एक फादर है और पेरेंट्स हैं और 2 बच्चे। तो अब ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे वो दोनों बच्चे चाहते हैं कि अब एक घर में नहीं रह सकते, अब उनको 2 अपने अपने घर चाहिए, यानी एक बड़े घर का अब हमें 2 छोटे छोटे घर बनाने। तो ना वो दोनों बच्चे कहते हैं कि चलो हमारे घर का तो बंटवारा करो, लेट्स डिवाइड दिस हाउस। तो पेरेंट, एक ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसके फादर मदर कहेंगे कि तुम क्या करो, स्टोव रख लो भाई, तुम सिलेंडर रख लो, तुम फ्रिज रख लो, तुम एसी रख लो, तुम कूलर रख लो, तुम बाल्टी रख लो, तुम मग्गा रख लो, तुम टैप रख लो, तुम टॉवल रख लो। ऐसा तो नहीं होगा ना। जितना भी चीजें होंगी वो दोनों घर में इक्वली डिवाइड होंगी, इजंट इट? आप समझ रहे हैं मेरी बात? एग्जैक्टली। यानी पेरेंट सेल जो ये है, इसको मालूम है कि ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स भी होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स का एक नंबर होता है ना। जैसे मैं आपको ह्यूमन बोलूं कि जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स। कितने? 23 पेयर्स। या फिर इसको मैं कह सकता हूँ कितने क्रोमोसोम है? 46 टोटल है। तो अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो बच्चों के अंदर भी 46 क्रोमोसोम, दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनेलीज मिल रहे हैं पेरेंट सेल के अंदर, वैसी ऑर्गेनेली यहाँ पे भी मिलने चाहिए, वैसे भी मिलने चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यानी डिवाइड करने से पहले जो ये वाला सेल था बेटा, इसने ग्रो किया था, तो ये ग्रोथ कुछ इस तरीके से करता है, ये वाला सेल, पेरेंट सेल, ग्रोथ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ग्रोथ करता है ताकि अपने ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली बांट सके। बेटा अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है तो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। कहानी समझ पा रहे हैं आप लोग? चलो हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं। हमने कहा कि 24 आवर्स लिए एक सेल ने। समझिए क्या हुआ कि जैसे ना यहां पे हम इसी डायग्राम से समझते हैं, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे बेटा ये डॉटर सेल बना। समझ लो ये डॉटर सेल अब क्या करेगा? ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद वंस द ग्रोथ हैज बीन डन, लाइक कंप्लीटेड, तब वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। बात समझ रहे हो? यानी ग्रोथ की पीरियड को एक टाइम लेगा ग्रोथ के दौरान, जहां पे ये डुप्लीकेट द मटीरियल्स दैट हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यानी ग्रोथ का जो पीरियड है उस दौरान ये हर उस चीज को डुप्लीकेट करेगा। एक फ्रिज की जगह 2 फ्रिज लाएगा, एक कूलर की जगह 2 कूलर लाएगा। आप समझ रहे हैं? ये हर उस चीज को जो 2 डॉटर सेल्स के अंदर पहुंचेगी, उन हर एक चीज को ये डुप्लीकेट करेगा, हर एक चीज की 2 कॉपीज बनाएगा, ताकि जो पेरेंट सेल में जो चीजें हैं वो इक्वली डॉटर सेल के अंदर पहुंच सके। कहानी क्लियर हो रही है? यानी घर में पहले एक फ्रिज था, तो फादर क्या करेंगे? उस एक फ्रिज की जगह अब फ्रिज लाएंगे 2, और दोनों डॉटर सेल के अंदर एक एक फ्रिज बांट देंगे। कहानी क्लियर हो रही है? तो बेटा ग्रोथ के दौरान तो हमने कहा कि ग्रोथ के दौरान देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल दैट हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वाली बात समझ आ गई? तो ये कब हुआ? ग्रोथ फेज के दौरान। तो नेक्स्ट चीज, इस डिवीजन फेज के दौरान क्या हुआ? इस दौरान क्या हुआ? डिवीजन के फेज के दौरान हुआ कि दी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या किया? द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन of the materials that have been the actual distribution of the materials that have been
डुप्लीकेटेड, ये तो बात अपने को समझ आ रही है। जो चीज़ें डुप्लीकेट ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे डुप्लीकेट कर चुके थे, अब हम उन चीज़ों को इस डिवीजन वाले टाइम के दौरान बांट देंगे, और जब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो अब दोनों भाई अपना अपना घर कंप्लीट कर लेंगे। आप अपने मेरी बात ध्यान से समझो। इमेजिन करो कि एक घर को बांटना है, तो उन्होंने अपने पेरेंट को, अपने फादर को कहा कि भैया भैया नहीं पापा, हमें अपना घर बांटना है। तो उनके पापा कहेंगे नहीं, घर नहीं बांटना। तो बच्चे दोनों जिद्दी हैं, वो कहेंगे नहीं, घर का तो बंटवारा होके रहेगा। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, अब घर का बंटवारा होना है तो भैया तुम्हारे पास जितना भी, बेटा तुम्हारे पास जितना भी सामान है उसको इक्वली बांट दो। तो एक फ्रिज की जगह 2 फ्रिज आए, एक कूलर की जगह 2 कूलर आए, एक बाल्टी की जगह 2 बाल्टी आई, एक स्टोव और सिलेंडर की जगह 2 स्टोव और सिलेंडर आए। इस तरीके से हर एक चीज को उन्होंने डुप्लीकेट कर लिया। समझ पा रहे हैं? अब ये घर का सारा सामान जो डबल हो चुका है वो घर के अब सेंटर में पड़ा है। अब मुझे क्या करना है, आधे सामान को एक तरफ लेके जाना है और आधे सामान को एक तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं? यानी मुझे आधे सामान को अब एक तरफ लेके जाना है और आधे सामान को एक तरफ लेके जाना है। अब जब दोनों तरफ का सामान इक्वली इधर दोनों तरफ चला गया तो अब आप क्या करेंगे, अब बीच में एक दीवार खड़ी करेंगे। कहानी क्लियर हो रही है? क्या करेंगे, एक दीवार खड़ी करेंगे। इसका मतलब ये जो प्रोसेस ऑफ डिवीजन है, इस प्रोसेस ऑफ डिवीजन के दौरान मैंने क्या किया, जो सामान था उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऑल्सो बीच में एक दीवार भी खड़ी कर दी ताकि एक घर के अब कितने घर बन जाए, 2 घर बन जाए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी मैं अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से टर्म करूं कि डिवीजन के दौरान एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है प्लस क्रिएशन ऑफ अ वॉल, ठीक है, एंड इसकी वजह से फाइनली अब क्या होगा, इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। बेटा यहाँ तक तो किसी पॉइंट में डाउट नहीं है। अब हम इनका जरा नाम समझते हैं। बच्चे ये जो ग्रोथ वाला टाइम होता है ना, ये वाला टाइम जिसको मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, जब ये ग्रोथ हो रही होती है, इसके लिए साइंटिस्ट ने ना कुछ नाम दिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो सेल ग्रोथ के लिए हर एक चीज को डुप्लीकेट करने के लिए वक्त लगाता है, उस वक्त को हम टर्म करते हैं इंटरफेज। क्या टर्म करते हैं? इंटरफेज। वेरी नाइस। और जब डिवीजन हो रही होती है, जब एक्चुअली प्रोसेस ऑफ एक्चुअल डिवीजन हो रहा होता है, तो इस फेज को हम लोग क्या टर्म करते हैं? एम क्या कहते हैं? एम फेज। यहाँ तक तो आपको कहानी क्लियर हुई? तो मैं अगर आपको यहाँ से एक बात कहूँ कि जो ये सेल था, सेल ने पहले क्या किया, ग्रोथ किया, और बेटा ग्रोथ करने के बाद क्या किया, डिवाइड किया, डिवीजन प्रोसेस किया। यही तो प्रोसेस हुआ। तो जो ये ग्रोथ वाला टाइम था, इसको हम क्या टर्म करते हैं, इंटरफेज। क्या टर्म करते हैं? इंटरफेज। और जो डिवीजन वाला प्रोसेस है, इसको हम क्या टर्म करते हैं, एम फेज। इतना तो क्लियर हुआ? वेरी नाइस। अब आपसे एक और चीज पूछता हूँ, जब हमने हर एक चीज को डुप्लीकेट कर लिया तो क्या उसको हमने सेल के सेंटर पे रखा? यस। फिर हमने उसको दोनों इक्वली पार्ट में बांट दिया। क्या दोनों सेल दोनों घरों के अंदर इक्वली भेज दिया? यस। और उसके बीच में क्या हमने बैरियर क्रिएट किया? यस। तो बेटा उसी तरीके से एम फेज को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एम फेज को जब एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है तो एम फेज के दौरान न्यूक्लियस और उसके कंटेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कौन सा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए वर्ड हमने पढ़ा था, देखो, जैसे प्रोकैरियोट। कैरियो का मतलब क्या था? न्यूक्लियस ना। तो यहां से मैं बोलूं कैरियो मतलब न्यूक्लियस। काइनेसिस, न्यूक्लियस का बटना इक्वली इनटू 2 डॉटर सेल्स। प्लस अब मुझे उनके बीच में दीवार खड़ी करनी है। दैट मीन्स अब ये जो एक सेल था, अब देखो मेरे हाथ को, देखो यहाँ पे ये सेल था, ये सेल इस तरीके से करके ऐसे हो गया। तो क्या मुझे इस एरिया में, मेरे जो ये जो बीच वाला एरिया, क्या आपको यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनानी पड़ेगी? यस। तो इस प्रोसेस को हम टर्म करेंगे साइटोकाइनेसिस। यानी अब साइटोप्लाज्म और उसके कंटेंट्स भी अलग अलग हो गए, क्योंकि बीच में एक वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों बन गई। आपको कहानी क्लियर हुई? तो बेटा हमने समझा कि सेल पूरी की पूरी ये ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? सेल ग्रोथ करेगा और फिर डिवीजन करेगा। कहानी क्लियर हो रही है? तो आप मेरे को ना यहाँ पे बात देखो, यहाँ पे चैप्टर का नाम था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बेटा जो ये पूरा सीक्वेंस है ना, देखो क्या है, मैं वर्ड जिस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स द सेल फॉलोज in order to divide is called
सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में उन पूरे इवेंट्स का सीक्वेंस आएगा। तो सेल साइकिल के दौरान बेटा सेल ग्रो भी करेगा और सेल साइकिल के दौरान सेल डिवाइड भी करेगा। कहानी क्लियर? अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन, अपने को चैप्टर का नाम समझ आ गया, वेरी नाइस। हमें इंटरफेस क्लियर हो गया, वेरी नाइस। और इसके साथ साथ क्या हमें एम फेस क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो बेटा अब हम इसकी डिटेल्स में जंप इन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डेफिनेशंस पे जाते हैं। Cell cycle is an orderly sequence or orderly series of changes that occur in a cell by which it duplicates its genetic material and other materials and finally divides into daughter cells। कहानी क्लियर हो रही है? यानी सेल अपना जेनेटिक मटेरियल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जैसे मैंने आपको कहा था ना, 46 क्रोमोसोम पेरेंट्स में और 46 क्रोमोसोम किसके अंदर, डॉटर में। जेनेटिक मटेरियल इक्वली पहुंच रहा है ना, जितना पेरेंट में उतना ही डॉटर सेल में। तो सेल क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा, बाकी ऑर्गेनेलीज और बाकी चीज़ों को डुप्लीकेट करेगा और डुप्लीकेट करने के बाद दोनों डॉटर सेल में इक्वली बांट देगा। इस प्रोसेस को हम क्या टर्म करेंगे, सेल साइकिल। तो बेटा क्वेश्चन ना ये बनता है कि देखो सेल साइकिल क्या है, हमने समझ लिया। सेल साइकिल क्यों होती है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, सेल साइकिल कैसे होती है। समझ पा रहे हो, सेल साइकिल और डिवीजन एग्जैक्टली कैसे होती है। तो हमने क्वेश्चन सेल साइकिल क्या है समझ गए। अब ये सेल डिवीजन क्यों होता है हम समझते हैं। बच्चे एक चीज ना आपको मालूम है, अभी सबसे पहले हमने लेक्चर में समझा कि किसी भी चीज का इंस्टिंक्ट क्या था, पहला ग्रोथ और दूसरा डिवीजन। हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि किसी भी चीज की मोस्ट फंडामेंटल इंस्टिंक्ट ऑफ अ लाइफ फॉर्म क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इतना तो बात समझ आता है। तो बेटा जब सेल ग्रोथ करता है ना, तो आप सोचिए कि अब एक सेल धीरे धीरे साइज में ग्रो कर रहा है, तो सेल को मालूम कब लगता है, व्हेन डज द सेल गेट टू नो कि अब उसको डिवाइड करना है। आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं? यस, सेल ग्रो तो किया, अब समझ लो सेल ग्रो किया जा रहा है, करे जा रहा है, पता ही नहीं उसको डिवीजन कब करनी है। तो डिवीजन हो सकती है नहीं ना। इसका मतलब सेल को मालूम होना चाहिए, सेल आफ्टर सम अमाउंट ऑफ ग्रोथ सेल शुड रियलाइज कि भैया मैंने इतना ग्रो कर लिया है, अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे डिवाइड करना है। तो कैसे, सेल को कैसे डिवीजन के बारे में, वाई, क्यों सेल डिवाइड करेगा, कैसे पता लगेगा उसको डिवीजन के बारे में, हम देखते हैं। यहाँ पे बच्चे एक ना थ्योरी है, एनसीईआरटी थ्योरी का नाम तो नहीं लेता है, लेकिन थ्योरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सिंपल है। कहते हैं कर्न प्लाज्म थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट the cell grows in size, the nucleocytoplasmic ratio gets disturbed, therefore to restore that ratio the cell divides। नहीं समझे? देखते हैं। सिंपल क्या है बच्चे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सेल है। एक काम करते हैं, पहले हम इस पूरे एरिया को उड़ा देते हैं, साफ, इसको भी उड़ा देते हैं, तो अपने को समझ आ गया। अब बेटा इस तरीके से क्या है, आपके पास समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर सेल है, सेल के पास ये न्यूक्लियस है। अब कंडीशन क्या होता है कि बेटा ये वाला सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे, ग्रोथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों की होगी ना। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की ग्रोथ होती है ना, तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेल का साइटोप्लाज्म, ये ना छोटा सा अंदर न्यूक्लियस और यहाँ पे साइटोप्लाज्म, तो सेल का साइटोप्लाज्म ज्यादा ग्रो करता है। समझ लो सेल का इस तरीके से एक छोटा सा न्यूक्लियस था, यहाँ पे इस तरीके से एग्जांपल से देख सकते हैं, सेल का ये न्यूक्लियस, सेल का ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब सेल का न्यूक्लियस भी ग्रो कर रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का ग्रोथ का रेट है ना, वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ज्यादा है। मेरे हाथ को देखो, ओरिजिनली ऐसा था, अब ये ना न्यूक्लियस भी ग्रो कर रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा ग्रो कर जा रहा है। तो अब ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, आप समझ पा रहे हैं? मैंने आपको एक फैक्ट बताता हूँ बेटा, न्यूक्लियस जो है वो सेल का ना ब्रेन होता है। यानी सेल को क्या काम करना है, सेल को कुछ भी काम करना है, कुछ भी, हर काम की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में जो बैठे हुए क्रोमोसोम्स है ना, उसके अंदर है। किसमें? न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना बेटा, सेल को कोई भी काम करना है तो उस काम की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स पे। तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ये जो सेल का ये जो न्यूक्लियस है, टेक्निकली इज द ब्रेन ऑफ द कंप्लीट सेल, और यहाँ पे सेल है। तो ये न्यूक्लियस इसको ना सेल को कंट्रोल कर रहा है। अब कंडीशन क्या होती है कि अब ये सेल साइज में, साइटोप्लाज्म तो ग्रो करता है, लेकिन न्यूक्लियस की ना उतनी ज्यादा ना साइज में ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ना प्रॉब्लम आती है।
अब ये न्यूक्लियस सेल के फंक्शंस को कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी सेल के ऊपर कंट्रोल न्यूक्लियस का कम हो जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म का तो जितना बड़ा साइटोप्लाज्म होते जा रहा है, न्यूक्लियस आपके पास छोटा सा रह गया है, तो इतना छोटा सा न्यूक्लियस सेल को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा नहीं। तो अब हमें बात समझ आई कि सेल जानता है कि मेरे पास ये न्यूक्लियस लो और साइटोप्लाज्म का साइज लो, तो मैं साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का साइज जानता हूँ, मैं इन दोनों के ना साइज का रेशियो ले लेता हूँ। तो अगर ये रेशियो में चेंज आता है ऐसे कि ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म के साइज से काफी ज्यादा छोटा हो जाए, यानी इन दोनों के रेशियो में अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए, तो ये अब सेल डिसाइड करेगा कि मुझे डिवाइड करना है। मेरी बात देखो यहाँ पे कैसे ये थ्योरी समझाती है। आपने क्या किया, यहाँ पे देखो, Vn का मतलब है बेटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, Vc का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सेल। तो बेटा अगर मैं पूरे सेल में से न्यूक्लियस हटा देता हूँ तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म आता है ना, तो Vc माइनस Vn इज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब जब सेल का ग्रोथ हुआ तो साइटोप्लाज्म का ग्रोथ रेट ज्यादा था, न्यूक्लियस का ग्रोथ रेट कैसा था, थोड़ा सा कम। तो कंडीशन प्रॉब्लम क्या है बेटा कि अब सेल चाहेगा कि मैं इस रेशियो को पहले अंडरस्टैंड करूं कि मैं न्यूक्लियस का साइज और साइटोप्लाज्म का साइज देखूं। अब इन दोनों के साइज को लेके मैं थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊं, और मुझे पता है कि इन दोनों का साइज एक डेफिनेट अमाउंट में होना चाहिए। लेकिन बच्चे कंडीशन क्या होती है ना, जैसे जैसे सेल ग्रो करता है, ये जो आपके पास साइटोप्लाज्म है ना, इसकी वैल्यू ना ज्यादा बढ़ती रहती है। तो बेटा ये रेशियो की वैल्यू आपके पास कम होती जाएगी ना, सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर का अमाउंट बढ़ेगा तो फुल रेशियो की तो वैल्यू कम होती जाएगी। यानी ये जो इफेक्टिव रेशियो होता है ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द सेल ग्रोज इन साइज, द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो गेट्स डिस्टर्ब्ड। यानी इसकी जो रेशियो की वैल्यू होती है वो खराब हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं रहती। तो अब कंडीशन क्या होती है, इस बात को रिस्टोर करने के लिए अब हम साइटोप्लाज्म को अगर तोड़ के दोबारा छोटा बना देंगे तो क्या उतना वापस सेम रेशियो आ जाएगा। यस, तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने के लिए सेल करता है डिवाइड। कहानी क्लियर हुई बेटा? यंग सेल को अगर आप देखो तो उसके रेशियो का जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि यंग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम है, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कम है। अगर साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कम है तो न्यूक्लियस का तो उतना साइज है, न्यूक्लियस का सेम साइज, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कम, तो रेशियो की वैल्यू ज्यादा हुई ना। लेकिन जैसे जैसे सेल आपके पास, जैसे जैसे सेल का पूरा जो ग्रोथ होता है तो उसको रेशियो डिस्टर्ब कर देता है, और जब रेशियो डिस्टर्ब हुआ तो अब हमें सेल डिविजन करना पड़ेगा। कहानी वेरी क्लियर। नेक्स्ट बच्चे कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट को कहते हैं जनरेशन टाइम। हम ऑलरेडी इस बात को पढ़ चुके हैं। जनरेशन टाइम क्या कहता है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल फॉर कंप्लीटिंग वन सेल साइकिल। यानी पूरी एक सेल साइकिल, यानी पूरा ग्रोथ और डिवीजन के टाइम को, पूरे इस फेज को कंप्लीट करने के लिए सेल जितना वक्त लेता है उसको क्या टर्म करते हैं? जनरेशन टाइम। बेटा जनरेशन टाइम अगर आप ह्यूमन सेल की बात करें, इट टेक्स 24 आवर्स, हमें मालूम है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यीस्ट के लिए कितना टाइम लगता है? 90 मिनट्स। कहानी क्लियर? अब सेल का ग्रोथ को, पूरी की पूरी सेल साइकिल को हम दो फेजेस में बांट सकते थे, एक ग्रोथ वाला और एक डिवीजन वाला। बेटा ग्रोथ वाले फेज को हम इंटरफेज टर्म कर सकते हैं, या फिर उसको बोलिए आई फेज। क्या? इंटरफेज या फिर आई फेज। और जब एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है तो उस फेज को हम क्या टर्म करते हैं? एम फेज। क्या टर्म करते हैं? एम फेज। अब मुझे एक बात बताइए, जब एक घर का बंटवारा होने वाला है तो अब क्या हो रहा है ना कि बेटा घर को आप बाहर से देखो तो घर में ना कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। क्या आसपास के पड़ोसी को पता लगेगा घर के अंदर कुछ हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने घर में दीवार नहीं बनाई, अभी तक घर में मजदूर नहीं आए, मिस्त्री नहीं आए। दैट मीन्स द पीपल हु हैव टू कंस्ट्रक्ट द होम, बेसिकली जिनको घर के बीच को तोड़ के एक नई दीवार बनानी है, वो तो नहीं है। तो अगर मैं सेल को बाहर से देख रहा हूं ना तो मुझे लगेगा सेल में एकदम शांति है, उस घर में एकदम शांति है। इट अपीयर्स कि एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सेल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। समझ पा रहे हैं? दोनों बीच में रिलेशन तो समझ बना पा रहे हैं ना। लेकिन सच में मेरे बताओ, क्या बेटा क्या घर के अंदर एक नया फ्रिज आ रहा है? यस। क्या घर के अंदर एक नया स्टोव आ रहा है? यस। क्या घर के अंदर नया कूलर एसी आ रहा है? क्या घर के अंदर नया पंखा आ रहा है? क्या नया बेड आ रहा है? यानी तहलका तो घर के अंदर मचा हुआ है, लेकिन बाहर से दिखाई दे रहा है? नहीं। उसी तरीके से तहलका सेल के अंदर ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, ड्यूरिंग द आई फेज बना हुआ है, लेकिन
क्या आपको बाहर से दिखाई दे रहा है? नहीं। और यही रीजन है आई फेज को हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज और रेस्टिंग फेज। देखिए सेल तो इसमें डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपने नॉन डिवाइडिंग कह दिया, लेकिन इसमें कह देते हैं कि सेल रेस्ट कर रहा है। दिस सीरीज, देखो यहाँ पे दिस सीरीज ऑफ चेंजेस अकर बट नो विजिबल चेंज। अगर आप सेल को बाहर से माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो आपको कोई भी चेंज विजिबल नहीं है, आपको चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सेल शांत बैठा है, लेकिन क्या शांत बैठा है? नहीं। कहानी क्लियर हो रही है? तो बेटा टेक्निकली ये रेस्टिंग फेज ना एक मिसनोमर है, एक गलत वर्ड है, बट चलो क्योंकि सेल बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है कि एकदम तसल्ली से वो रेस्ट कर रहा है, सो रहा है, एकदम मस्त खाना पीना खा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नाम इसका रेस्टिंग फेज दे दिया गया। क्योंकि सेल यहाँ पे डिवाइड नहीं करता, नॉन डिवाइडिंग फेज कह दिया। साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी बेटा, तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्या इस आई फेज के दौरान सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा है? यस। तो इस चीज को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेशन डिवीजन की हो रही है, डिवीजन की प्रिपरेशन के लिए जो इंतजाम चाहिए पूरा चाहिए। अब डीएनए बेटा क्या होता है? क्रोमोसोम्स। मैंने आपको कहा ये पुराना वाला चैप्टर आपको न्यूक्लियस आना चाहिए, क्रोमोसोम्स भी तो डीएनए के बने हुए हैं। तो जब सेल कहता है कि मुझे 46 क्रोमोसोम इक्वली बांटने हैं, तो मुझे डीएनए को भी तो डुप्लीकेट करना है। तो नया डीएनए को डुप्लीकेट करना है, यानी अमाउंट 46 इधर जाने चाहिए, 46 इधर जाने चाहिए। मेरे पास जेल में 46 है, अब मुझे इधर भी 46 है तो इधर भी 46, दोनों डॉटर सेल्स में 46 भेजने, तो मुझे डीएनए को रेप्लिकेट यानी डीएनए की एक और कॉपी बनानी पड़ेगी, डीएनए की नया डीएनए बनाना पड़ेगा, उसी तरीके से मुझे आरएनए, उस तरीके से मुझे प्रोटीन सब बनाने पड़ेंगे। क्योंकि इस पूरे दौरान, प्रिपरेशन के दौरान सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, सेल काम कर रहा है एक्चुअली, तो ऐसे टाइम पे सेल को मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज कहा जाता है और एनर्जी फेज कहा जाता है। कहानी क्लियर हो रही है? अब हम यहाँ देखते हैं एम फेज। बेटा एम फेज के दौरान एक्चुअल में घर में तहलका मचना शुरू हुआ, सामान इक्वली बंटना शुरू हुआ, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई और बहस होनी शुरू हुई, इस तरीके से ना ये सब होना शुरू हुआ, और सेल के अंदर सेल वॉल बनना शुरू हुआ, बाहर से मिस्त्री बुलाएगा, सब कुछ यानी तहलका यानी ड्रामा मचना शुरू हो गया। इसलिए सेल के फेज को कहते हैं ड्रामेटिक फेज। और यहाँ पे जो सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही है वो आस पड़ोसी वाले लोगों को विजिबल है, उसी तरीके से घर की एक्टिविटीज आस पड़ोसी लोगों को विजिबल है, सेल की एक्टिविटीज हमें विजिबल है अगर हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज कंप्लीटली विजिबल। एंड जितना पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ डिवीजन का होता है वो तो एम फेज में होता है। ये तो बेटा हमने पढ़ा। इनके बीच में थोड़ा सा ना हम जरा टाइम देखते हैं, इनके बीच में एक डिफरेंस देखते हैं। आई फेज बेटा प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन है, एम फेज सेल डिवीजन एक्चुअली होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट, आई फेज इज ऑफ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी 95 ऑफ द कंप्लीट जनरेशन टाइम, यानी 24 घंटे का 95% जो टाइम होगा सेल उस टाइम तैयारी ही कर रहा है। आखिरी के जो कुछ 5% का जो टाइम होगा यहाँ पे सेल एक्चुअली डिवीजन करेगा। अब आई फेज में जो हेरिडिटी मटीरियल है, हेरिडिटी मटीरियल मतलब जिस मटीरियल के पास सारी की सारी सेल को लेके इंफॉर्मेशन है, यानी अगर आप ऑब्जर्व करें इंटरफेज में, तो अगर आप इंटरफेस का न्यूक्लियस देखते हैं तो आप एनसीईआरटी की लाइन को याद करो, आपको क्या दिखाई देता है? क्रोमैटिन। क्रोमोसोम दिखाई देते हैं? नहीं। क्या दिखाई देता है? क्रोमैटिन। क्या? क्रोमैटिन। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप इंटरफेस के दौरान सेल के न्यूक्लियस को देखें तो आपको डीएनए एज अ क्रोमैटिन थ्रेड दिखाई देता है। बट अगर सेल आया माइटोटिक फेज में, एम फेज के अंदर बेटा अगर सेल आ गया तो यहाँ पे क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा और आपको कैसे दिखना, क्या दिखना शुरू हो जाएगा? क्रोमोसोम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। यहां तक तो बेटा इस बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इस चैप्टर की आपको आई बिलीव ये जितनी भी बातें हैं आपको समझ आई हैं। अब आपके पास क्या काम है कि जहां तक मैंने आपको पढ़ाया ना आप एनसीईआरटी से पढ़िए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी कि इंटरफेस के अलग अलग फेजेस क्या होते हैं। इंटरफेस के 3 अलग अलग फेजेस हैं, किस फेज के अंदर सेल क्या काम करता है, G1 फेज में क्या करता है, S फेज में क्या करता है, G2 फेज में क्या करता है। इसके साथ साथ क्रोमो जो आपके पास क्रोमैटिन है उसको लेके हम कुछ वर्ड समझेंगे, G2 फेज के अंदर क्या हो रहा है और S फेज के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें हम इन दिन नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। तो बेटा आई होप आपको ये समझ आए। खूब पढ़ाई करो, अच्छे से याद रखो। आप लोगों को नीट में बहुत अच्छा हाई स्कोर चाहिए। जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ, नीट का एग्जामिनेशन के अंदर जितने भी आपके बायो में +1 और +2 मिला के 38 चैप्टर्स हैं, एवरी चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद आपका रिमेंबरिंग, अगर दोनों बहुत अच्छा है तो आपको आपके बायो के अंदर कोई नहीं हरा सकता। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, स्टडी हार्ड।